हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिथिलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा यह यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आज प्रैक्टिस में सेट नंबर 6 है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहें, जिससे आप प्रीवियस ईयर का आकलन करें और आगे की तैयारी के लिए अपना स्थान सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आइए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, चिंतन है मतलब चिंतन क्या है। ऑप्शन ए, ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, मानसिक पक्ष में होने वाली ज्ञानात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन सी, मानसिक पक्ष में होने वाली क्रियात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन डी, भावात्मक प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को कितने भागों में विभक्त किया। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 भागों में विभक्त किया। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को 4 भागों में विभक्त किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से अधिगम के चरण नहीं है। ऑप्शन ए, अप्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी, पुनर्बलन। ऑप्शन सी, अनुकूलन। ऑप्शन डी, स्मरण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्षीकरण जो होगा इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिवृद्धि मापन की मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए, स्केलिंग विधि। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष प्रश्न विधि। ऑप्शन सी, अवलोकन विधि। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है स्केलिंग विधि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, अब इस क्षमता के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, यह एक अमूर्त संज्ञा है। ऑप्शन बी, इसकी प्रकृति वैयक्तिक होती है। ऑप्शन सी, यह जन्मजात क्षमता है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए, फ्रायड। ऑप्शन बी, मैकडूगल। ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। ऑप्शन डी, बिंक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रायड। दोस्तों सिगमंड फ्रायड जो थे, इनको मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता हैं, जिन्होंने मोटिवेशन के विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम प्रगति तभी होगी जब व्यक्ति अभिप्रेरित हो। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। इसका आंसर नंबर कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताएं इसको, इसमें सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, गेट्स। ऑप्शन बी, कली। ऑप्शन सी, मिल्टन। ऑप्शन डी, एंडरसन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर होगा एंडरसन। इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए, हेवार्ड और लेंसकी। ऑप्शन बी, रिली तथा लेविस।
ऑप्शन सी मेकर, ऑप्शन डी टोरेंस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, हेवार्ड तथा लेंस्की ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सृजनशील बालक की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए स्वतंत्र निर्णय योग्यता, ऑप्शन बी मौलिकता, ऑप्शन सी उत्सुकता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। दोस्तों टोरेंस ने 84 सृजनशील व्यक्तित्व विशेषकों का उल्लेख किया, जबकि बेरोन ने निम्न विशेषताएं बताई, जैसे कि पहला है स्वतंत्र निर्णय क्षमता या योग्यता। जैसे कि बालक जो होता है इसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की जो क्षमता रखता है या योग्यता रखता है। दूसरा जटिल समस्याओं में रुचि, जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, प्रॉब्लम जो हमारी हार्ड होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें वो रुचि लेता है, उसको टुकड़ों में विभाजित करके उसको समस्या का हल निकालने का प्रयत्न करता है। तीसरा है कई समस्याओं को एक साथ ध्यान देना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, उसको मतलब एक साथ ध्यान देगा, सबको मैनेज कर लेगा। और नेक्स्ट होता है हमारा मौलिकता और उत्सुकता। या किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक होता है, वो कार्य को करता रहता है, उसे मौलिकता भी उसको प्राथमिकता वह देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी बिने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि की जो संरचना का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? जेपी गिलफोर्ड ने किया। इनके अनुसार जो बुद्धि होती है 3 विभागों में इन्होंने विभक्त किया। पहला विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया, तीसरा होता है जो परिणाम या उत्पादन होता है। पहला क्या है? विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया, तीसरा परिणाम या उत्पादन। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंचवर्षीय बालक को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में रखा जा सकता है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीन पियाजे से 1 नंबर के आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। हर सेट में आपको 1 प्रश्न मिलेंगे। अब पहले के जो हमने कराए हैं प्रीवियस ईयर, इसमें भी आप इसका आकलन कर सकते हैं। देखेंगे तो आपको प्रश्न 1 या 2 प्रश्न जरूर मिलेगा। तो आप लोग पियाजों को अच्छे से तैयार करें। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक 5 वर्षीय बालक को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किस अवस्था में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आइए हम जीन पियाजे के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। इसको जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं। इनकी जो अवस्थाएं हैं, स्टेज जो इन्होंने दी है, 4 स्टेजेस को इन्होंने दी हैं। पहला SPCF। एस से जो होता है सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था, जो कि होती है जन्म से 2 वर्ष। इसको सेंसरी मोटर या संवेदी गामक में रखते हैं। जन्म से 2 वर्ष का जब बच्चा होगा वह होगा सेंसरी मोटर या फिर संवेदी गामक स्टेज में आएगा वह। सेकेंड नंबर पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको 2 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था तक रखा गया है। तीसरा हमारा होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11 वर्ष। चौथा F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 11 से 15 वर्ष तक। हमारे प्रश्न में क्या पूछा? 5 वर्ष का बालक, मतलब 5 वर्ष 2 से 7 वर्ष को किस में रखा गया? प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिबिंबात्मक अवस्था की अवधि कही जाती है।
मतलब होती है, कौन सी होती है? ऑप्शन ए जन्म से 18 माह, 18 से 24 माह, 7 वर्ष की अवधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्रूनर जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों में इन्होंने बांटा। पहला क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा संकेतात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था क्या होती है? जन्म से 18 माह। प्रतिबिंबात्मक जो अवस्था हमारी होती है वह होती है 18 से 24 माह, ठीक। और संकेतात्मक अवस्था होती है 7 वर्ष की अवधि जो होती है हमारी संकेतात्मक अवस्था होती है, यह इंडिकेशन स्टेज हमारी होती है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहलबर्ग, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक है जैसे कोहलबर्ग, जीन पियाजे, ये सब हमारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इस पर जरूर ध्यान दें। तो आइए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर का संबंध आत्म केंद्रित निर्णय से है? ऑप्शन ए प्राक परंपरागत अवस्था, ऑप्शन बी परंपरागत अवस्था, ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत अवस्था, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कोहलबर्ग जो थे इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी, 3 जो लेवल दिया था इन्होंने, 6 स्टेजेस थी, बट लेवल इनके चरण, लेवल का मतलब होता है चरण। इन्होंने 3 जो है लेवल बताए, मतलब चरण 3 बताए, जिसमें दो सब पार्ट में डिवाइड है प्रत्येक चरण। तो हमारे हो गए 3 लेवल एंड 6 स्टेजेज, ठीक है। तो 3 लेवल में इन्होंने बताया, पहला प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत जो हमारे चरण आते हैं, इसमें क्या होता है? आत्म केंद्रित निर्णय, ईगोसेंट्रिक जजमेंट होता है, इसमें बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है। दूसरा आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तीसरा हमारा आता है इंस्ट्रूमेंटल रिलीविस्ट ओरिएंटेशन, मतलब साधनात्मक सापेक्षिक अभिमुखता। तो दोस्तों आइए हम इसका आंसर, करेक्ट आंसर हमारा 13 का क्या होगा? 13 का हमारा होगा प्राक परंपरागत अवस्था। प्राक परंपरागत अवस्था का मतलब होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सरलतम स्तर, ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अवबोधन, ऑप्शन सी संश्लेषण, ऑप्शन डी मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। ज्ञान जो होता है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ब्लूम के द्वारा जो है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में बांटा गया, सरल से जटिल क्रम में निम्नवत इन्होंने वर्गीकृत किया। पहले सबसे सरल, उसके बाद जटिल, 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 मतलब सबसे जो सरल स्टेज होगा वो पहला सरल होगा, उसके बाद जटिल होते हुए आगे जाएगा। तो पहला इसका आ गया हमारा ज्ञान, 6 स्टेजेज है इसकी, ब्लूम ने बताया जिसको। तो पहला ज्ञान, दूसरा अवबोधन, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठा मूल्यांकन। तो दोस्तों आइए करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की अवधि होनी चाहिए, कितने मिनट की होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 36 मिनट, ऑप्शन सी 45 मिनट, ऑप्शन डी 50 मिनट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 36 मिनट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांस्कृतिक मूल्य नहीं है, ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन बी धार्मिक क्रियाएं, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी गायन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहायता परक मूल्यांकन। सहायता परक जो होता है व्यवहार हमारा नहीं होता है, नेगेटिव हमारा पूछ रहा था, इसका नेगेटिव आंसर सहायता परक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूजन शास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन ए
आनुवंशिक गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन से, ऑप्शन बी आनुवंशिक गुणों के अध्ययन से, ऑप्शन सी आनुवंशिक रोगों के अध्ययन से, ऑप्शन डी आनुवंशिकता के मापन से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में आनुवंशिक गुणों में सुधार संबंधी अध्ययन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बालक जो स्कूटर चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ऑप्शन ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऑप्शन बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, ऑप्शन सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, ऑप्शन डी कोई अधिगम अंतरण नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आइए हम एक बार जान लेते हैं कि हमारा जो है क्षैतिज अधिगम अंतरण क्या होता है। क्षैतिज अधिगम अंतरण जो होता है किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, जैसे हम कोई भी परिस्थिति पिछले स्टेज में आती है, किसी भी स्टेज में आई रहती है, हम जो पीछे भी जो भी अनुभव ले रहे हैं, तो यदि किसी भी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण, अनुभव जो हम एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जो नॉलेज गेन कर रहे हैं पिछले अपने स्टेज में या फिर पिछले अपने एज में, तो वो जो हमारा ज्ञान होता है, अधिगम होता है, और जो प्रक्रिया होती है या फिर ट्रेनिंग जो हम लेते हैं, उसका उपयोग लगभग उसी प्रकार हम दूसरी परिस्थिति में जब करते हैं तो होता हमारा क्षैतिज अधिगम अंतरण विधि। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का भूख लगने पर रोना दर्शाता है। ऑप्शन ए वास्तविकता पर आधारित व्यवहार, ऑप्शन बी मूल्य प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, ऑप्शन सी नैतिकता पर आधारित व्यवहार, ऑप्शन डी ध्यान आधारित व्यवहार। तो दोस्तों 19 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, आप लोग बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। शिशु के अधिकांश व्यवहार जो होते हैं प्रायः उसकी मूल प्रवृत्तियों पर होती है, क्योंकि शिशु जो होता है जन्म से 2 वर्ष तक होता है, तो बोल तो सकता नहीं। अब जैसे भी जो भी करेगा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने किसी भी भाव को प्रकट करेगा। जैसे भूख लगने पर रोने लगेगा बच्चा, सामने रखी वस्तु को, कोई भी वस्तु रखी हो चाहे आगे क्यों ना हो, वो अपने मुंह में डाल लेगा। माचिस हो तो उसको भी मुंह में डाल लेगा, उसे तो पता है नहीं और किस चीज़ को अपने मुंह में रख रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धि से, ऑप्शन बी व्यक्तित्व से, ऑप्शन सी सृजनशीलता से, ऑप्शन डी अभिक्षमता से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुद्धि से। भाटिया जो बैटरी है वो किससे संबंधित है, ऑप्शन ए बुद्धि से। ठीक, भाटिया जो बैटरी है उसका इसका प्रयोग जो बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया। इसका निर्माण किसने किया था, भाटिया ने किया था। किस सन में किया था, 1953 में किया था। तो इसका निर्माण भाटिया ने 1953 में किया था बुद्धि परीक्षण के लिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्वर्त के अनुसार व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी सक्रियता, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी संवेग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवेग। संवेग इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा इसका, जो कि है संवेग। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को वांछित कार्य के साथ सुखद साहचर्य बनाने का साधन माना। ऑप्शन ए थार्नडाइक, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी हरलॉक, ऑप्शन डी
गुथरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हरलाक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है हरलाक। हरलाक जो थे ये वांछित कार्य को सुखद साक्षर बनाने के साधन मानते थे। तो आइए इसका करेक्ट आंसर हरलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा में एक बालक अति सक्रिय है, आप उसे किस दिशा में कैसे लगाएंगे? ऑप्शन ए, कार्यों के नेतृत्व का कार्य प्रदान करके। ऑप्शन बी, कक्षा का मॉनिटर बना करके। ऑप्शन सी, उसे सैमपट आदि साफ करने का काम देकर। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खेल विधि के प्रतिपादक हैं, कौन है खेल विधि के प्रतिपादक? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी कुक, ऑप्शन डी डे क्राली। तो दोस्तों इसका आप लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। खेल विधि के प्रतिपादक कुक, कौन है? कुक है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण हैं। ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। अवधान मतलब व्यवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन से हैं, क्या क्या है मतलब उसके निर्धारण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्तित्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी कार्ल रोजर्स, ऑप्शन सी गार्डनर मर्फी, ऑप्शन डी कैटेल। तो हमारा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी कार्ल रोजर्स। अस्तित्ववादी जो सिद्धांत दिया था उन्होंने किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मापन के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए गुण की व्याख्या, ऑप्शन बी गुण की कार्यकारी परिभाषा, ऑप्शन सी गुण के इकाइयों के रूप में व्यक्त करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। मापन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? गुण की व्याख्या भी करना चाहिए, गुण की कार्यकारी परिभाषा भी है, गुण के इकाइयों को व्यक्त करना भी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के किस अवस्था में अभिव्यक्ति का माध्यम साधन बन जाती है? ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों एक पियाजे से पहले भी प्रश्न आ चुका है इसी सेट में, और आज देखिए सेकंड नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन है पियाजे से फिर पूछा हुआ है। तो पियाजे जो हमारे जीन पियाजे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे हम इनके बारे में वीडियो जरूर लेके आएंगे जो कि विस्तृत होगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह होती है 2 से 7 वर्ष। इसके अंदर बालक जो होता है इस अवस्था में अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा बनने लगती है, भाषा को अपना माध्यम बनाता है। इसमें गामक क्रियाएं नहीं होती हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या हैं? ऑप्शन ए अधिगम का अभिन्न अंग, ऑप्शन बी महत्वहीन होती हैं, ऑप्शन सी नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन डी तुरंत सुधार करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
अधिगम का अभिन्न अंग होते हैं। जो बच्चे गलतियां करते हैं तो अधिगम का अभिन्न अंग होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। बच्चों की गलतियों को पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि बच्चे जब गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। इस गलती को तुरंत सुधार नहीं करना चाहिए क्योंकि जब बच्चे गलती करेंगे, गलती करके सीखेंगे तो उसको अनुभव को अच्छे से सीख पाएंगे। इनकी गलतियों को क्या माना गया? पॉजिटिव माना गया। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बुद्धि लब्धि को व्यक्त किया जाता है। बुद्धि लब्धि का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसका हम फार्मूला यूज करते हैं। पहले भी इस पे आधारित दोस्त कभी कभी होता है जो हमारा क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि सॉल्व करने होते हैं। आज हमारा जो है कि इसमें क्या पूछा? फार्मूला ही पूछ दिया। तो बुद्धि लब्धि को कैसे आप लोग दर्शाओगे, आप लोग बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि को कैसे दर्शाएंगे? आईक्यू, इंटेलिजेंस आईक्यू को। तो आईक्यू बराबर MA/CA × 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मतलब मानसिक आयु। CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब वास्तविक आयु। तो इसका फार्मूला बनेगा IQ बराबर MA/CA × 100, मतलब मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। अब इस पे जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं तो आपको कभी मानसिक आयु दे देगा, कभी वास्तविक आयु नहीं देगा। तो इसमें से कभी कभी होता है बुद्धि लब्धि दे करके इसको पूछेगा, तो आप लोग इस फार्मूले पे सेट करेंगे तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ बने रहने के लिए, आगे ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, आपके साथ निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।